मेरे ख्याल में तो नहीं। अफशा शान हिलाकर बोली। अफशा बराए करम संजीदा हो जाओ, तो मेरी हालत देखो, मैं जुमला पूरा ना करता, आप कह रहे हैं तो संजीदा हुई जाती हूँ, वरना इसमें संजीदा होने की कोई बात नहीं है। अफशा ने दरकीकत संजीदगी से कहा, गोया तुम्हारी निगाह में तनवीर साहब बड़ी माँ की इस गुफ्तगू की कोई वक़्त नहीं है। इन दोनों की तो बेइंतहा वक़्त है, आखिर वो मेरे वालिदैन हैं। लेकिन हर इंसान गलत सोच सकता है, कि इस बारे में वो गलत अंदाज में सोचने लगे तो इन्हें माफ भी किया जा सकता है, समझाया भी जा सकता है, ये तो कोई बात नहीं है। अफशा तुम बेहद मजबूत हिसाब की मालिक हो। मैंने सर पकड़ते हुए कहा, प्लीज साहब आप परेशान ना हो, ये बात कोई हैसियत नहीं रखती। और मैंने सर उठाकर अफशा को देखा। मेरे ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया उसने, गर्दन झुका ली। नहीं अफशा, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? अब तो कोई बात नहीं है, बस मैं तनवीर साहब और बड़ी माँ की बेपनाह इज्जत करता हूँ, अगर इनकी निगाहों से गिर गया तो बेहद दुख होगा। मैंने फीके अंदाज में मुस्कुराते कहा, अगर वो खुद ही नादानी करे तो किसी का क्या कसूर? अफशा संजीदगी से बोली, शुक्रिया अफशा, मुझे इजाजत है। सुकून से सो जाए, खूब गहरी और आराम की नींद। देखे तो सही आंखें कैसी सुर्ख हो रही हैं। खुदा हाफिज। मैंने ऐसे कहा, खुदा हाफिज, वादा करे सुकून से सोएंगे। अफशा मुझे दरवाजा तक छोड़ने आई थी। हाँ वादा, लेकिन सुबह को चंद एक्ट का ड्रामा होगा, नाश्ते पर मैं नजर ना हूं तो ज्यादा महसूस ना करें। मेरा ख्याल है अम्मी और अबू के लिए हल्का सा डोज जरूरी है। और मैंने गर्दन हिलाई, फिर दोबारा खुदाफिज कहकर आगे बढ़ गया। तेज रोशनी अफशा के दरवाजे से निकल रही थी और देख लिए जाने का खतरा ज्यादा बढ़ गया था। बहरहाल फौरी तौर पर एक सतून की आड़ में होकर मैंने अंगूठी दोबारा पहन ली, फिर खुदा खुदा करके अपने कमरे में वापस पहुंच गया। तालूत एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों में दिलचस्पी के तासुरात थे। मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, खुदा का शुक्र है चेहरे पर नहूसत नहीं बरस रही। मुलाकात हुई? हाँ, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या हालत है मौसूफा की? या लगता है मैं ही कुछ सनक गया हूँ, बाकी सब तो ठीक है। मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा, ऐसे वैसे सनक गए हो एमो को निरे। तालूत मुंह बनाकर बोला, मगर मुझे हैरत है तालूत। किस बात पर? बहरहाल तनवीर साहब वो बड़ी माँ इतने बेवकूफ नहीं है, लेकिन कोई ने गर्दानता ही नहीं। अफशा से कहा, इसने इस बात का तुमसे भी ज्यादा मजाक उड़ाया। खूब वो फिक्रमंद नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, उल्टा मेरा मजाक उड़ाती रही। तुम हो ही इसी काबिल। फजूल बकवास मत करो, न जाने क्यों अफशा इन्हें गिरदानती ही नहीं। हाँ, अब ये बात तुम्हारे लिए बायस परेशानी होगी। कौन सी बात? मैं चौंक पड़ा। ये कि अफशा अपने वालिदैन को ज्यादा अहमियत क्यों नहीं देती? क्यों? बस करो यार खुदा के लिए, मैंने बेबसी से कहा। अब जूते उतारो, सो जाओ उल्लू कहीं के। तालूत ने कहा। खुद बिस्तर में छलांग लगा दी। मुझे भी हंसी आने लगी थी, लेकिन बिस्तर में घुसने के बाद काफी देर तक नींद नहीं आई। हालात का तज्जिया दुरुस्त नहीं था। तनवीर साहब बड़ी माँ की बात बहरहाल वजन रखती थी, सिवाय इसके कि अफशा बेहद खुदसर थी। तालूत चक्कर चलाकर हालात संभाल सकता था, और जब जहन थक गया तो नींद आ गई। दूसरी सुबह तालूत ने जगाया था। पेशावर आशिकों के से अंदाज इख्तियार मत करो, उसने कहा। क्या हो गया? रात को जागना, तारे गिनना और दिन भर सोना। काफी वक्त हो गया, गुसल वगैरह कर लो, नाश्ते के लिए तलब ही किया जाने वाला है। तालूत सपाट लहजे में बोला। मैंने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा, फिर जल्दी से बिस्तर से निकल आया। जगह क्यों ना दिया यार? मैंने बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। अबे मैं क्या ठेकेदार हूँ तुम्हारे इश्क का? रातों को सितारा गर्दी करो, दिन में मिन्नत समाजत करके जगाया जाए। तालूत बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। मैं बाथरूम में दाल होते हुए रुक गया और उसे देखने लगा। तालूत को भी इस बात का एहसास होगा। उसने उसीले अंदाज में मेरी तरफ देखा। नाराज हो तालूत? मैंने ऐसे कहा। जी नहीं, आपकी बुजदिली पर बेहद खुश हूँ, तालियां बजाने को दिल चाह रहा है। अबे नहाओ जल्दी से, फिर बाहर आकर बकवास करो, उसने डांटते हुए कहा। मैं खामोशी से बाथरूम में दाखिल हो गया। ज़हन में इस ड्रामे का तस्वर था जो नाश्ते पर होगा, जिसके बारे में अफशा ने बताया था, लेकिन रात किसी कैफियत नहीं थी। अफशा और तालूत ने मेरा काफी मजाक उड़ाया था, हालांकि जो बात थी इस पर गौर करने के बावजूद मुझे अपनी हमाकत नजर न आई। बात अपनी जगह वजनदार थी। बहरहाल नहा धोकर निकल आया, लिबास भी तब्दील कर लिया था, फिर बैठे ही थे कि मुलाजमा आ गई। नाश्ता तैयार है, उसने आकर इतला दी। हम उठ गए। नाश्ते के कमरे में ज्यादातर लोग पहुंच गए थे। तनवीर साहब, बड़ी मां, नवाब साहब, सीमी, इंसान, शकीला भी नहीं आई थी, ना ही अफशा। इनके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं थी। इंतहाई गौर से देखने पर एहसास होता था कि तनवीर साहब और बड़ी माँ के चेहरे पर कुछ नई शिकने नमूदार हो गई हैं, लेकिन मुमकिन है ये भी सिर्फ मेरा एहसास हो। हमारे बैठने के बाद शकीला भी आ गई। अफशा के बारे में नवाब साहब ने आकर कहा, क्या बात है अफशा बेटी नहीं आई? जाओ देखो, बड़ी माँ ने कहा। आप शुरू करें भाई साहब। वाह, ये कैसे मुमकिन है? आ जाने दो, नवाब साहब बोले, लेकिन मुलाजमत चंद साथ के बाद वापस आ गई। बीबी ने कहा है कि आप लोग नाश्ता करें, इन्हें भी काफी देर लग जाएगी। अरे क्यों, ठीक तो है वो? जी, कोई किताब पढ़ रही है, मुमकिन है हाजमा खराब होगा। चले नाश्ता करें, तनवीर साहब ने कहा। सबने नाश्ता शुरू कर दिया। मैं भी खामोशी से नाश्ता कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा था, हजरात हाजमा तो आप सब का खराब होने वाला है। आमतौर से नाश्ते पर खामोशी रहती थी, बशर्ते कि कोई खास गुफ्तगू ना छिड़ जाए, लेकिन आज की खामोशी कुछ ज्यादा ही महसूस हुई। सिर्फ मेरी ये कैफियत थी, एक एक की बात नोट कर रहा था, वरना बाकी सब लोग तो नॉर्मल थे। नाश्ते से फारिग होकर नवाब साहब बोले, हाँ भाई, आज क्या प्रोग्राम है? कोई खास नहीं, तनवीर साहब ने जवाब दिया। तो परसों तुम्हारी फर्म का इफ्तिताह है साइमिया? जी, मैंने जवाब दिया। तनवीर, एक दिन में कार्ड तकसीम हो जाएंगे? जी भाई साहब, कुछ खास लोग को कार्ड में पहुंचा दूंगा, बाकी का हम तसद्दुक और कमाल वगैरह कर लेंगे। मुनासिब, अगर आदिल मियां जरा हमें कारपेट सेंटर की ज़ियारत तो करा दो। जरूर, लेकिन मुनासिब यही होता कि इफ्तिताह के वक्त ही इसकी नकाब कशाई की जाती। हाँ, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है।
बस कोठी देखने के बाद ही अंदाजा हुआ कि वो भी देखने की चीज होगी। सच तुम्हारी कोठी बेहद खूबसूरत है। यूं समझ लो कि इसे देखने के बाद एक बार देखा दोबारा देखने की हवस है। आपकी ही है नवाब साहब, हमारे वहां जाने के बाद आप चंद रोज हमारा यहाँ क्याम करेंगे। तालूत ने कहा जरूर जरूर, अब तो इंतजार रहेगा, तुम कम वहां जाते हो। तनवीर साहब और बड़ी माँ से इजाजत दिला दें, जब ये दोनों बुजुर्ग इजाजत दे देंगे तो हम चले जाएंगे। तालूत ने कहा। तनवीर साहब रस्मी तौर पर हंसने लगे। ये नुमाया तब्दीली थी, वरना ऐसे मौकों पर तनवीर साहब अमूमन नाराज हो जाते थे। बड़ी माँ ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। फिर अचानक किसी ख्याल के तहत मैंने इजाजत तलब कर ली। तालूत भी मेरे पीछे ही बाहर निकल आया था। खैरियत? उसने पूछा। कुछ महसूस किया? मैंने पूछा। हाँ, तालूत ने जवाब दिया। वाकई मेरा ख्याल था, तुमने भी गौर नहीं किया होगा। किया था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, ये लोग बहरहाल इतना जानते ही हैं कि हम किसी तौर बेबस नहीं है। यार आसम की अंगूठी थोड़ी देर और इस्तेमाल कर लूं? मैंने पूछा। हाँ हाँ, कोई हर्ज नहीं। क्या करोगे? मेरा ख्याल है अफशा की हैरेगिरी जरूर की जाएगी। ओह, तुम इसको तो वहां जाओगे? हाँ यार सुनो तो, देखो बाखबर रहना जरूरी है। ठीक है, कोई हर्ज नहीं, तालूत ने जवाब दिया। मैं चलता हूँ, सीमी और एहसान भी आने वाले होंगे, सीधे इस तरफ आएंगे। इन जंजालियों से जान छुड़ाना खासा मुश्किल काम है। मैंने कहा। आगे बढ़ गया। अब मेरा रुख अफशा के कमरे की तरफ था, लेकिन थोड़ी दूर जाकर मैंने अंगूठी पहन ली। मैं इसको अफशा पर भी अपनी मौजूदगी का इजहार नहीं करना चाहता था। अफशा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गया। अफशा सुकून से कुर्सी पर बैठी थी, उसके हाथ में किताब खुली हुई थी। मैं इससे काफी फासले पर कोने की कुर्सी पर बैठ गया। अफशा खुद भी किसी की आमद की मुंतजिर थी। इसकी निगाहें गाहे गाहे दरवाजे तक उठ जाती थी और उससे भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। बड़ी माँ नाश्ते के कमरे से उठकर सीधी इसी तरफ आई थी। कमरे के खुले दरवाजे से उन्होंने अंदर झांका, फिर आवाज दी। अफशा? जी अम्मा, आइए आइए। अफशा ने किताब रखते हुए कहा। बड़ी माँ अंदर आ गई। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। क्या बात है अफशा, तबीयत तो ठीक है? जी अम्मा जी ठीक हूँ। नाश्ते पर क्यों नहीं आई? बड़ी माँ के सामने कुर्सी पर बैठती हुई बोली। मेरा ज़हन ठीक नहीं है, मैं आपसे यही कुछ गुफ्तगू करना चाहती थी। क्या बात है? बड़ी माँ की आंखों में सैकड़ों वसवसे जाग उठे। इत्तेफाक से रात को मैंने आपकी और अबू जान की गुफ्तगू सुन ली थी। अफशा ने कहा। बड़ी माँ का मुंह हैरत से खुल गया। वो सन्नाटे में आ गई। कई मिनट बाद वो कुछ नहीं बोल सकी। फिर काफी देर के बाद वो मुझको बोली। कैसे? माजरत ख्वाह हूं, नहीं बता सकूंगी। तो बेटी क्या हमारा ख्याल गलत है? बड़ी माँ ने कहा। कौन सा ख्याल? आदिल और साइम की कोठी में तुम जिस दिलचस्पी से पेश थी, वो सिर्फ एक अहलाकी जज्बा है या इसके पीछे कुछ और ज़हनी जज्बात वाबस्ता हैं? बड़ी माँ ने पूछा। आप जहाँ दीदा है माँ जी, आप खुद गौर फरमाएं। अफशा ने कहा। क्या तुम्हारे अब्बू का ख्याल गलत है? बराए करम साफ गुफ्तगू करें। आप जिस बात को कहते हुए झिझक रही हैं वो इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत का हामिल होती है। मैं इस सिलसिले में आपसे साफ गुफ्तगू करूंगी। तुम इन दोनों में से किसी से पोशीदा दिलचस्पी रखती हो? आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं इसे पोशीदा तो नहीं कहूंगी। अगर ये दिलचस्पी पोशीदा होती तो आप लोगों पर कभी ना खुलती। मैंने जानबूझकर आपको ये एहसास दिलाया है। अफशा ने कहा और बड़ी माँ किसी हद तक नर्वस हो गई। उनका ख्याल था कि चोरी पकड़ी जाने पर अफशा शर्मिंदा होगी, आंखें चुराएगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो रहा था। कई मिनट तक वो सुन बैठी रही। फिर अपने रुतबे का एहसास जगा और इनकी आवाज भी करखत हो गई। गोया तुम हमारे शुबे की तस्दीक कर रही हो। आप सिर्फ शुबे में क्यों मुब्तला हैं? अभी तक यकीन की मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच रही? अफशा तीखे लहजे में बोली। क्या तुम्हारी गुफ्तगू मुनासिब है? हाँ, मैं खुद को इस अंदाज में पेश करने में हक बजानब हूँ, क्योंकि अर्ज कर चुकी हूँ ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम मसला है। इसमें तकल्लुफ नहीं करूंगी। गोया तुम इनमें से किसी को पसंद करती हो? हाँ, अफशा ने जवाब दिया। किसे? बड़ी माँ की आवाज में ठहराव था। इन दोनों में से कौन आपके लिए नापसंदीदा शख्सियत है, बताएं जरा। अफशा तुम्हारी पूरी गुफ्तगू गुस्ताखी पर मुश्तमिल है। सारी जिंदगी आपसे माफी मांगती रहूंगी, लेकिन इसका जो गुफ्तगू हो रही है वो मुझे जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अफशा लाजवाब जा रही थी। मैं दिल ही दिल में इसकी दाद दे रहा था। दरकीकत मेरे जहन से सारी घुटन निकल चुकी थी। ये लड़की जिस कदर मुझे चाहती है, इसके बस तो जमाने भर की मुखालफत मोल ली जा सकती थी। मैं बिला वजह खौफजदा हूँ। अगर तुमने हमारी गुफ्तगू सुन ली है तो फिर अपने अब्बू के ख्याल से भी वाकिफ हो चुकी होगी। बड़ी माँ ने कहा। हाँ, अच्छी तरह। फिर क्या ख्याल है? अब्बू गलती पर हैं, झूठी अना बरकरार रखना चाहते हैं। इन्हें अपनी सोच बदल देनी चाहिए। तुम इनके लिए अपने ख्यालात नहीं बदल सकती? ये तो सव्वर भी ज़हन से निकाल दें। अफशा ने सख्त लहजे में कहा। तुम घर वालों की मुखालफत मोल लोगी? एक इंकिशाफ करना चाहती हूँ, अफशा जहरीले लहजे में बोली। और बड़ी माँ चौंकों से देखने लगी। उनका चेहरा दहशत से पीला पड़ गया था। क्या? वो सरसराती आवाज में बोली। मैं गैर मुमालिक की सैर को जाना चाहती थी। आप लोग ना माने, लेकिन वो अफशा तुम्हारी वो जिद पूरी कर दी जाएगी, मैं वादा। पूरी बात सुन ले माँ जी, मैं अपनी जिद्दें खुद ही पूरी कर लेती हूँ। अगवा के बारे में मैंने जो कुछ कहा था गलत कहा था। मैं पासपोर्ट बनवाकर बहुत से मुल्कों की सैर को गई थी। यकीन ना आए तो सैकड़ों सबूत पेश कर सकती हूँ। तसद्दुक भी इस बात का गवाह है। क्या क्या? बेगम साहबा हैरान रह गई। बताना सिर्फ ये था कि आप लोग खुद ही अपने फैसलों में तब्दीलियां कर लें, वरना मुझे मैदान अमल में आना होगा। आपका एहतराम अपनी जगह, लेकिन जो कुछ अर्ज कर रही हूँ इसके बारे में कह चुकी हूँ, इसका मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? बड़ी मैं फटी फटी निगाहों से घूरती नहीं, फिर उठ गई। क्या मैं तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी गुफ्तगू के बारे में बता दूं? अगर आपने इसमें से एक लफ्ज भी तहरीफ की तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं इसमें से कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करूंगी, अफशा ने जवाब दिया।
बड़ी माँ खामोशी से उठकर बाहर निकल गई। अफशा ने दोबारा किताब उठा ली थी। बड़ी माँ खामोशी से उठकर बाहर निकल गई। अफशा ने दोबारा किताब उठा ली। मेरा भी इस वक्त वहां रुकना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से बाहर निकल आया। अब मैं बड़ी माँ के पीछे जा रहा था। मेरा ख्याल था कि बड़ी माँ सीधी तनवीर साहब के पास जाएंगी, लेकिन वो अपने कमरे की तरफ गई। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने अंदाजा लगाया कि इसको तनवीर साहब से कोई गुफ्तगू नहीं करेंगी। बहरहाल मैं वहां से चला आया। तबीयत पर एक बोझ सा तारी था। तनवीर साहब को देखा, वो तैयार होकर कहीं जा रहे थे। मैंने कोई मदालत नहीं की और वापस तालूत के पास पहुंच गया। तालूत एक आरामदेह कुर्सी में दराज मुस्कुरा रहा था। मैंने अंगूठी उतार दी। वो शरारत तमेज अंदाज में मुझे देखने लगा। मजाक उड़ा रहे हो यार, मैंने फीके अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और एक आराम कुर्सी पर गिर पड़ा। मजाक उड़ा सकता हूँ, तालूत बोला। बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू रही। सुन चुका हूँ, तालूत हाथ उठाकर बोला। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। या हाँ यार, इसमें कोई हर्ज नहीं था। दरअसल मैं भी हालात से वाकिफ होना चाहता था। तो तुम वहां मौजूद थे? हाँ, मैंने गहरी सांस ली। फिर अब क्या ख्याल है? दिलेरी में तुम इसके अशीर भी नहीं हो। मुझे इतराफ है, मैंने कहा, और मुझे यकीन है वो हालात संभाल लेगी। बड़ी मजबूत लड़की है। हाँ, खुदा की कसम, इससे अकीदत हो गई। तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मगर हजरत, अब प्रोग्राम क्या है? तनवीर साहब की बेरुखी का ये हल्का सा अंदाज काबिल कबूल नहीं है। तनवीर साहब की बेरुखी का ये हल्का सा अंदाज काबिल कबूल नहीं है। क्या मतलब? कि आप भी यहाँ रहोगे? मैं नहीं चाहता, लेकिन अफशा, इससे बात कर लेना। बहरहाल वो कमजोर लड़की नहीं है, हम इसकी तरफ से मुतमईन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मौका मिलते ही इससे गुफ्तगू कर लो। इससे कह दो कि ऐसी सूरत में हमारा अपनी कोठी में चले जाना ही बेहतर है। ज़ाहिर है हम किसी तौर से दूर नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ रहने से कुछ तलखियां भी पैदा हो सकती हैं और वो खतरनाक हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक, बस तो तय है, परसों हम अचानक इफ्तिताह के बाद ऐलान कर देंगे, वहां से सीधे अपनी कोठी पर जाएंगे। हाँ, कल तक कारों की खरीदारी कर ली जाए। ओके बॉस, लेकिन यार अगर अफशा ने इजाजत ना दी? इस बात का इम्कान तो है, लेकिन वो समझदार लड़की है, इस मौके पर मना नहीं करेगी। हाँ, नवाब जलालुद्दीन को जरूर साथ ले चलो, काम आएंगे। तालूत ने कहा और मैं इसकी बात पर गौर करने लगा। काफी देर तक हम दोनों कमरे में बैठे गुफ्तगू करते रहे। फिर सीमी और एहसान की मुदाखलत पर ही चौंके। दोनों अंदर घुस आए थे। इनके पीछे अफशा और शकीला थी। ये हो क्या रहे आखिर? आज जवाब मिल ही जाना चाहिए, सीमी ने हथेली पर घूसा मारते हुए कहा। वो मुस्लिम गुस्से का इजहार कर रही थी। अरे अरे, खैरियत, नाश्ते में गर्म अशिया का इस्तेमाल कुछ ज्यादा कर लिया था क्या? तालूत ने मुस्कुराकर संभलते हुए कहा। मैंने एहसान की शक्ल देखी, इसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। कोई तरद्दुद या शिकन नहीं थी इसके चेहरे पर। हर किसी मैं पूछ कर रहूंगी, सीमी ने बिगड़े हुए अंदाज में कहा। लेकिन आखिर क्या सीमी बेगम, मैंने पूछा, हम लोगों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? ये अचानक बदरून किसी क्यों फैल गई है? अरे तोबा तोबा, ये नजरअंदाज करने की बजाय ये नजरअंदाज करने की बात क्या कही सीमी बेगम, किसकी मिजाल है? तालूत जल्दी से बोला। खुदा की कसम, बर्दाश्त की भी हद होती है। बस अब मैं वापसी के बारे में सोच रही थी। सीमी ने कहा। कहाँ? तालूत ने आंखें निकाली। जलालाबाद। नामुमकिन, अभी तो आप तनवीर साहब के मेहमान हैं। वो कोठी जो खरीदी है, इसका क्या होगा? तालूत ने कहा। यही तो रहे तो मैं तो जरूर जाऊंगी इस कोठी में। हजूर सरकार, हमारा कसूर, तालूत ने गिड़गिड़ा कर कहा। इस दिन भी आप हमें छोड़कर चले गए थे। हाँ, इस दिन तो गलती हो गई थी, लेकिन इसके अलावा और आजकल आप लोग अपने कमरे में घुसे बैठे रहते हैं। दरअसल सीमी, सिर्फ चंद रोज के लिए माफ कर दो, परसों कारपेट सेंटर का इफ्तिताह हो जाए, इसके बाद फुर्सत ही फुर्सत है। तो ये इस वक्त कमरे में घुसकर इफ्तिताह हो रहा था? हाँ, यकीन करो, हम प्लानिंग कर रहे थे। आप लोगों पर यह बात अजीब महसूस होती है। मेरा लगे ये बात है तो माफ भी किया जा सकता है। क्यों अफशा, क्यों शकीला? सीमी ने कहा। दोनों हंसते हुए गर्दन हिलाने लगी। आप अब तो कोई शिकायत नहीं है एहसान साहब? जी, मेरी क्या हैसियत है? एहसान ने हंसते हुए कहा। क्यों, हैसियत क्यों नहीं है? सीमी तड़प कर बोली। और दरअसल एहसान बहुत चालाक है, जानता है कि इसके बदले आप ही निपट लेंगी, इसलिए खुद क्यों बुरा बने? तालुत बोला। गोया मैं बुरी बन गई हूँ? सीमी ने आंखें निकाली। मैं सारे में तलाश करके मर गई। हाय, यहाँ घुसे बैठे हैं मेरे बच्चे। बुआ की आवाज दरवाजे से सुनाई दी। हम सब इनकी तरफ मुतवज्जह हो गए। आइए बुआ आइए, आप ही का जिक्र कर रहे थे हम लोग। तालुत ने कहा। बुआ मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। ये क्या मस्कूट हो रही है? सबके सब जमा है माशाल्लाह, बुआ ने अपनी जगह संभालते हुए कहा। अचानक तालुत के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। साइन, इसने मैं तब झुककर कहा। हूँ यार, अचानक मेरे ज़हन में बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आया है। क्या, क्यों ना कारपेट सेंटर का इफ्तिताह बुआ से कराया जाए? पास, बस खामोश हो जाओ, अभी हम दूसरों को हवा नहीं लगने देंगे, मैंने कहा। तालुत गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। मेरा क्या जिक्र हो रहा था? और हाँ, ये जमशेद कहाँ, क्या निगोड़ मारा, नजर ही नहीं आता आजकल। क्या बात है बुआ, आजकल जमशेद के सितारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। सीमी मुस्कुराते हुए बोली। आई सीमी बिटिया, बड़ा अच्छा लौंडा है, दिल का बुरा नहीं है। तुम लोगों ने क्या दुर्गत बनवाई है बेचारे की मेरे हाथों, मुझे वाकई बड़ा ही अफसोस है। वाकई? तालुत दिलचस्पी से बोला। तो और क्या, मेरी शक्ल इसकी दादी माँ से मिलती है, ममता का तरसा बेचारा। बुआ के लेजे से शहद टपक रहा था। दरकीकत बड़ी सादा लो खातून थी। घड़ी में तोला घड़ी में माशा। और तसद्दुक के बारे में क्या ख्याल है बुआ? इसकी बात छोड़ो, वो बदनजरा है बेटा, इसमें और जमशेद में बड़ा फर्क है, मगर आजकल तो वो भी नजर नहीं आ रहा। आप भी खूब है बुआ, नाराज भी रहती हैं, याद भी करती हैं। सीमी बोली। आए, आप दिल से किसी से थोड़ी नाराज रहूं, मेरे बुढ़ापे में कालक लगावे हैं तो दिल जल जावे हैं। अब बताओ, तुम मेरी औलादों के बराबर मुझ पर बुरी निगाह रखो तो ठीक है। और बुआ की इस बुरी निगाह पर हम सब हंस पड़े। अरे अरे आदिल मियाँ, तुम तो बड़े ही शरीर हो। सच बुआ? तसद्दुक की आंखें खराब हैं।
वो आपको बुरी निगाह से नहीं देखता, बल्कि आंखों की खराबी की वजह से आपको ऐसा महसूस हुआ होगा। चलो हटो, बस रहने दो। ओ हाँ, जमशेद के लिए नहीं बताया, सुबह भी नहीं मिला। मसरूफ है बेचारा, तालूत ने कहा। फिर घड़ी देखकर बोला, अरे साइमिया चलेंगे नहीं? वक्त हो गया? मैंने पूछा। हाँ, 10:30 बज रहे हैं। तब फिर खवातीनो हजरात, इजाजत दीजिए, ये बदहलाकी सिर्फ कल तक के लिए, इसके बाद इंशाल्लाह तफरी प्रोग्राम रहेंगे। कोई खास काम है साइम भाई? हाँ, बस इफ्तिताह के प्रोग्राम को फाइनल कर रहे हैं, परसों इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और सब कमरे से निकल आए। अफशा के होंठों की पुरस्कून मुस्कुराहट है मुझे भी सुकून बख्शा। जब वो मुतमईन थी तो मैं तरद्दुद क्यों करूं। तमाम लोगों से इजाजत लेकर हम बाहर निकल आए, फिर कार लेकर चल पड़े। कार पर सेंटर में बाकायदा काम हो रहा था। तसद्दुक और जमशेद किसी गुफ्तगू में उलझे हुए थे। हमें देखकर दोनों खामोश हो गए, अपनी कुर्सियों से उठ गए, क्योंकि हम अचानक ही पहुंचे थे। ओ आइए, तसद्दुक ने मजूब अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, तुम काम करो तसद्दुक। जी कोई खास बात नहीं है, हम लोग एक फाइल देख रहे थे। कैसी फाइल? एक लड़की मुलाजमत के लिए आई, हालांकि जगह तकरीबन सब पूरी हो गई हैं, लेकिन जमशेद साहब की ख्वाहिश है कि इसे मुलाजिम रख लिया जाए। जमशेद साहब की ख्वाहिश है? तालूत ने मुतगय्यराना अंदाज में पूछा। यस मिस्टर आदिल, लड़की बहुत सैड है। उसका आंख से आंसू निकलता। मैं इसको बोला मैं सिफारिश करेंगा। जमशेद ने कहा। जमशेद साहब जिसकी सिफारिश करें इसे तो जरूर रखना चाहिए मिस्टर तसद्दुक। जरूर जनाब। मैंने जमशेद साहब से इख्तिलाफ नहीं किया, सिर्फ जगहों की फाइल इनके सामने रख दी है, इसमें से जो चाहे इंतखाब कर लें। तसद्दुक ने कहा। बट हमारा समझ में कुछ नहीं आता। लड़की कहाँ है? मैंने पूछा। बाहर मीटिंग रूम में बैठा है। बुलाओ, मैंने तसद्दुक से कहा, और जमशेद जल्दी से उठ गया। अरे अरे जमशेद, तुम कहाँ? बैठो। तसद्दुक बैल बजाकर चपरासी को बुला लेगा, वो इस लड़की को। तालूत ने कहा। जमशेद गहरी सांस लेकर बैठ गया। तसद्दुक ने बैल बजाई और चपरासी अंदर आ गया। वेटिंग हॉल में मिस अजरा बैठी हैं, उन्हें अंदर बुला लो, तसद्दुक ने कहा, और चपरासी अदब से गर्दन झुकाकर चला गया। फिर चंद साथ के बाद उसने वजनी दरवाजा दोबारा खोला और दुबली पतली सहमी हुई लड़की अंदर आ गई। रंग पीला पड़ा हुआ था, आंखें खौफ से फैली हुई थी। इसके हाथ में कुछ कागजात दबे हुए थे। अंदर दाल हुई तो कागजात कालीन पर गिर पड़े। इसका बदन होले होले कांपने लगा। इसने हरासा निगाहों से हमें देखा। इसकी समझ में नहीं आया था क्या करे। फिर वो जमीन पर बैठ गई, फिर उठ खड़ी हुई। बुरी तरह बदहवास हो गई थी। इसकी हालत दिल लर्जा देने वाली थी। मैं और तालूत लर्ज उठे। भला ऐसी बेबसी का अंदाज हम देख सकते थे? फिर हम दोनों ही तेज से इसकी तरफ लपके। आइए जरा बीबी, आप फिक्र ना करें, ये कागजात चपरासी उठा लेगा। तालूत ने मोहब्बत भरे अंदाज में इसका हाथ पकड़ लिया। अजरा का बदन अभी कांप रहा था। आओ अजरा बहन, तुम तकल्लफ कर रही हो, मैंने इसके सर पर हाथ रखकर कहा। उसने ऐसी निगाहों से हमें देखा जैसे अंदाजा लगा रहे हो कि हम कितनी संजीदगी से इसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरों पर ऐसा कोई तासुर नहीं था। जमशेद ने इसके लिए कुर्सी का इंतखाब किया। मैंने अजरा के दोनों शानों पर हाथ रखकर से बिठा दिया। वो बैठने के बाद गहरी सांसें लेने लगी। अरे तसद्दुक, बड़े बदहलाक हो गए, कुछ खिलाओ पिलाओगे नहीं? तालूत बोला। हाँ जनाब, मैं भी पेश करता हूँ। तसद्दुक जल्दी से उठ गया। अजरा बीबी, आप चाय पियेंगी या कॉफी? मैंने पूछा। जी जी, मैंने बीए किया है, मैं दरअसल मुलाजमत के लिए आई थी। उसने सहमे हुए लहजे में कहा। ओहो, मुलाजमत की तो तय हो गई। ये जो अपने जमशेद साहब है ना, बस ये जिसे चाहे जो जगह दे सकते हैं। हम इनके मामले में मुदाखलत करने वाले कौन है? आपकी मुलाजमत का फैसला कर लिया गया है, अब जरा कुछ खाने पीने की बातें भी हो जाए। हाँ तो आप लोग चाय पियेंगे या कॉफी? लड़की ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन आवाज ना निकल सकी। चलो भाई, तसद्दुक सबके लिए चाय मंगवा दो। इतनी देर में तसद्दुक चपरासी को बुला चुका था। फिर से हिदायत करके वापसी पर वो लड़की के कागजात भी उठा लाया था। लड़की ने जल्दी से कागजात लपक लिए थे। ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं वगैरह सर। भाई अजरा, इन बोर बातों को छोड़ो, कुछ और बातें करो। सर्टिफिकेट वगैरह भी कोई देखने की चीजें हैं? अब तो तुम हमारी इस छोटी फर्म की अहम कारकुन हो। ये फाइल बंद कर लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है बीबी। तो आपने मुझे मुलाजमत दे दी? उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी खुशी की लहर नमूदार हुई। भाई इसमें क्या शक है, हमारी मजाल है कि ना दे। मुझे काम क्या करना होगा? अभी काम शुरू ही काम हुआ बीबी, आप तो बिला वजह अभी से फिक्रमंद हो गई। वही काम होगा जो आप आराम से कर सकेंगे। अलबत्ता यकीन करें, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तालूत ने कहा। मैं वादा करती हूँ जनाब, जो कोई खिदमत मेरे सुपुर्द की गई मैं पूरी जान फशानी से अंजाम दूंगी। अजरा ने कहा। चलो ये बात भी तय हो गई, अब तो इस मौजू को छोड़ दो। तालूत बोला और वो खामोश हो गई। लेकिन इसकी निगाहों में शदीद हैरत थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर हम लोगों को देखने लगी थी। उसकी ये हैरत दर हकीकत बजा थी। अब रिश्ते जमीन पर आते नहीं कि वो हमारे बारे में जो कुछ भी सोचती ठीक था। और अजरा बीबी, आप अपना मुकम्मल तारफ नहीं कराएंगी? जी बस मैंने बीए किया है, छोटी सी बस्ती के छोटे से मकान में रहती हूँ। वालिदैन हैं? जी हाँ, और दूसरे बहन भाई, 2 बहनें और हैं। भाई? जी भाई नहीं है। हैं? मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा। अच्छा अजरा बेगम, ठीक है, अगर आप मुझे भाई बनाने को तैयार नहीं है तो मैं भी आपसे जिद नहीं करूंगा। हालांकि अभी भी मैंने आपको अजरा बहन कहा था। अजरा ने आंखें उठाकर मुझे देखा, देखती रही, फिर इसकी बलके भीग गई। इसने आंखें झुका ली थी। आप बताइए भाई कितने हैं? मैंने पूछा। 2। तालूत गराया। अगर तुमने सिर्फ इसे भाई कहा तो अच्छा नहीं होगा, मैं इसे बड़ा हूँ। देख लो, हम दोनों की सूरत एक जैसी है। अजरा ने निगाहें उठा के हम दोनों को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरत नमूदार होगी। ठीक है ना, 2 भाई? 2 भाई है ना? तालूत ने फिर पूछा। अजरा रो पड़ी। उसने सिसकते हुए गर्दन इस बात में हिला दी। वाह वाह भाई तसद्दुक, ये तुम्हारा चपरासी कहाँ मर गया? चाय पिलाओ, हमारी बहन आई है। और तसद्दुक बेचारा बार बार बेल बजाने लगा। जमशेद साहब बदस्तूर खामोश बैठे उल्लुओं की मानत पलके झपका रहे थे, जैसे अब सब कुछ इनके ज़हन से निकल गया हो।
چپراسی چائے لے آیا اور ہم نے عذرا کو کچھ کھانے پینے کے لیے مجبور کر دیا۔ بھائی تصدق تم عذرا کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بنوا دو، حسب روایت ایک ماہ کی تنخواہ بھی انہیں دے دی جائے۔ دراصل عذرا ہماری فرم نے ابھی کام شروع نہیں کیا، نیا سلسلہ ہے، اس لیے فرم کے افتتاح کی خوشی میں طے کیا گیا کہ سارے ملازموں کو ایک ایک ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دی جائے، ایک طرح سے یہ فرم کی طرف سے انعام سمجھا جائے۔ عذرا خاموشی سے گہری گہری سانسیں لیتی رہی۔ تصدق باہر چلا گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اس نے کاغذ میرے طرف بڑھا دیا۔ یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا، اس میں تنخواہ کا کہانا چھوڑ دیا گیا تھا۔ تالوت نے کاغذ میرے ہاتھ سے لے لیا، پھر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔